हेलो योग साथियों, कृष्णास्त्र योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णास्त्र योग आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपके सपनों को साकार करने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो कृष्णास्त्र योग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है और कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। तो उसमें हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है? हाइपरटेंशन। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर हाइपरटेंशन है क्या। जैसे हाइपरटेंशन को हम क्या कहते हैं? साइलेंट किलर भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हाइपरटेंशन है क्या। ब्लड प्रेशर इज प्रेशर ऑफ ब्लड एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज। जो हमारी वॉल है, यहाँ पे जो आर्टरी की वॉल है, यहाँ पे ब्लड का फ्लो काफ़ी तेजी से होने लगता है और यहाँ पे आर्टरी पे बहुत सारा दबाव होने लगता है, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर क्या है? एज अ रिपीटडली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एग्जिस्टिंग 140 by 19 mmHg, a systolic pressure above 140 or a diastolic pressure above 90। तो क्या होता है कि हाइपरटेंशन में जब 140 से एबव हो जाता है, जो सिस्टोलिक है प्रेशर है 140 से बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो डायस्टोलिक है वो भी 90 से एबव हो जाता है, तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है। क्रोनिक हाइपरटेंशन इज अ साइलेंट कंडीशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन क्या है? एक साइलेंट कंडीशन है जिसमें हमें उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है जिससे हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं। अनट्रीटेड हाइपरटेंशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। क्या होता है? अ, जब हम हाइपरटेंशन को हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, जो हार्ट के जितने भी डिजीज होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और स्ट्रोक की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हाइपरटेंशन कैन आल्सो डैमेज द किडनी एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लाइंडनेस एंड डिमेंशिया। जब हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो गया तो वो आपके किडनी को डैमेज करेगा, साथ ही साथ जो ब्लाइंडनेस यानी अंधेपन में भी काफ़ी हेल्प करने लगता है, उसको भी बढ़ा देगा। डायमेंशिया जैसी प्रॉब्लम को भी क्रिएट कर देता है। दैट इज़ वाई हाइपरटेंशन इज रेफर्ड टू एज अ साइलेंट किलर। तो इसलिए हम इसे साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि जब हाइपरटेंशन होता है तो हमें जानकारी तो होती है कि हाइपरटेंशन हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता है कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उस पर कितना इफेक्ट हो रहा है, उसे भी धीरे धीरे डैमेज करने लगता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि हाइपर टेंशन क्या है, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ये क्या है? सिस्टोलिक नंबर्स इज व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सिस्टोलिक नंबर क्या है? जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम सिस्टोलिक कहते हैं। डायस्टोलिक क्या है? जब आपका हार्ट एक रेस्ट पोजीशन में होता है, जैसे आप शवासन करते हो, जैसे आप नींद लेते हैं, तो उस समय क्या होता है, जो आपका डायस्टोलिक है यानी कि आपका जो हार्ट रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारा जो सिस्टोलिक है और सिस्टोलिक क्या है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे कि वहाँ पे ऑक्सीजन का डिमांड हो जाता है। जब ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ा तो ब्लड फ्लो भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है कितना होना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना आता है? 120/80 mmHg। अब जानने का हम प्रयास करेंगे कि प्री हाइपरटेंशन क्या है। प्री हाइपरटेंशन refers to blood pressure that is raised enough to be a warning sign for developing hypertension is anything above normal up to 139/89 mmHg। जब नॉर्मल कंडीशन से यानी कि 120/80 से अबव हो जाता है, यानी कि 139 हो जाए, 139/89 यानी 80 से भी उसका डायस्टोलिक ज़्यादा हो गया, तो क्या उसे कहते हैं? प्री हाइपरटेंशन, जो कि क्या होती है? स्टार्टिंग पोजीशन होती है हाइपरटेंशन की।
हाइपरटेंशन का रेंज कितना होता है, इसका जो पैरामीटर लिया जाए तो कितना होता है 140/19 mm Hg, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति है, जैसे हम हैं, जिसे कुछ भी नहीं हुआ है, तो उसका जो है सिस्टोलिक कितना होता है 120, और जो डायस्टोलिक होता है वो कितना होता है 80, यानी कि उसका जो हार्ट रेट है बिल्कुल आराम से स्मूथली काम कर पा रहा है। अब बात करते हैं, यहाँ पे मेंशन है कि प्री हाइपरटेंशन में क्या होता है 120 से 129 के बीच में रेंज है, तो उसे क्या है प्री हाइपरटेंशन है। और डायस्टोलिक में कितना होना चाहिए 80 से कितना होना चाहिए 89, इनके बीच में है उसकी रेंज, तो उसे क्या है सेकेंड स्टेज है हाइपरटेंशन, फर्स्ट स्टेज है हाइपरटेंशन की, जो कि बिल्कुल नॉर्मल ही है। अब देखते हैं हाइपरटेंशन के स्टेज भी होते हैं। कौन कौन से स्टेज होते हैं, हाइपरटेंशन स्टेज 1, इसमें क्या होता है कि आपका जो हार्ट रेट है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कितना हो जाता है 140 से अबव हो जाता है 159, और आपका जो डायस्टोलिक है वो कितना हो जाता है 19 से लेकर के 99 mmHg हो जाता है। तो उसे हम प्रेफर करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या है हाइपरटेंशन 1 स्टेज। हाइपरटेंशन सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि 160 से एबव हो जाता है जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है, और आपका जो डायस्टोलिक होता है 100 प्लस हो जाता है, उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन सेकेंड, जो कि सीवियर कंडीशन है। यहाँ तक तो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं योग के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है, यानी कि हाइपरटेंशन स्टेज 3, 180/110 mmHg, जब 180 से एबव हो जाता है, और जो आपका डायस्टोलिक है 110 से एबव हो जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक कंडीशन होता है, जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन थर्ड स्टेज। तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, आपको बीपी को अपने चेक करवाना चाहिए, जिससे कि आपको मालूम हो कि क्या क्या चेंजेस हो रही है आपकी बॉडी में, जिससे कि आप उसका ट्रीटमेंट कर पाओ और आप इस प्रॉब्लम से सेफ हो पाओ। जानने का प्रयास करते हैं कि जो प्राइमरी, जिसे हम इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, उसके क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। जो प्राइमरी, जिसे हम इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, इसमें हमें कॉज के बारे में जानकारी नहीं होती, वो किस रीजन से हो रहा है, उसका कारण क्या है, हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती। तो इसका रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकता है, एज हो सकता है, ओबेसिटी हो गया, जब हम बहुत ज़्यादा साल्ट इनटेक करते हैं, नमक की मात्राएं बढ़ा लेते हैं अपने खाने में, या तो हम एल्कोहल की कंजप्शन करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एल्कोहल लेने लगते हैं, और हम अपने फिजिकल एक्टिविटी को कम कर देते हैं, यानी कि न तो हम योग करते हैं, न तो हम रनिंग करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स धीरे धीरे होने लगते हैं। डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, ये सारी कंडीशन होने लगती है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में होता है आपको हाइपरथायरॉयडिज्म, एड्रेनल ग्लैंड डिसऑर्डर भी हो जाएगा, एस्ट्रोजन कंटेनिंग ओरल कंट्रासेप्टिव, ये सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं जब जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसका रेंज है अबव हो जाता है, जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, तो ये सारी दिक्कतें धीरे धीरे होने लगती हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन मतलब एक तो हमें गिफ्ट मिला ही था हाइपरटेंशन का, अब साथ ही साथ उसके साथ बहुत सारे गिफ्ट मिलते जा रहे हैं। तो क्या क्या मिल रहा है आपको, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट फेलियर, ब्रेन एन्यूरिज्म, रेनल फेलियर यानी जो किडनी से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है, किडनी फेल हो जाता है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, इसमें क्या होता है जो आंखें होती हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं, हमें जो पार्टिसिपेंट है, जो पेशेंट है जिसे हाइपरटेंशन है, उसका हम यदि लाइफ स्टाइल चेंज कर दें, रहने खाने का तरीका, सोने जागने का जो सिस्टमेटिक वे होता है, उसको एक सिस्टमेटिक वे में लेकर आएँ, तो हाइपरटेंशन से
उसको बचाया जा सकता है। मेडिकेशन, दवाइयाँ भी लेनी चाहिए साथ ही साथ। जैसा कि हमने थोड़ी बहुत जानकारी ले ली, इसके कॉज क्या है, रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे कि इसके कॉज क्या है हाइपरटेंशन के। प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसमें कोई भी कॉज नहीं होता है, हमें जानकारी नहीं होती, हम उसके प्रति अवेयर नहीं होते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन में। लेकिन स्ट्रेस, जैसे हम सोचते रहते हैं ना, तो आपका सोचना भी खतरनाक हो सकता है। आपको सोचना नहीं है, यदि आप एक बात को लेकर के आप सोच रहे हो तो बहुत सारी चीज़ों को लीड करने लगेगा। स्ट्रेस हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम को और लीड करेगा। पूरी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है? स्ट्रेस, ओबेसिटी, एल्कोहल, जेनेटिक आर कॉज फॉर हाइपरटेंशन। ये सारी चीज़ें हाइपरटेंशन के लक्षण हैं, इसके कारण हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है इसमें? दिस में बी कॉज्ड बाय, ये क्यों हो सकता है अब जानने का हम प्रयास करते हैं। किडनी डैमेज आर इम्पेयर्ड फंक्शन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है, किडनी डैमेज हो जाती है या तो इम्पेयर हो जाती है, उसकी जो फंक्शनिंग है अच्छे प्रकार से काम नहीं कर पाती है। ट्यूमर्स आर ओवर एक्टिविटी ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। जब हाइपरटेंशन हुआ तो हर एक एक्टिविटी बहुत तेज होने लगती है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होने लगता है, तो वैसे ही जो ओरल एक्टिविटी है एड्रेनल ग्लैंड की वो भी बहुत तेज काम करने लगता है। Co-architecture of the aorta is narrow to an abnormal width। जो aorta है उसका जो width होता है वो क्या होता है, अब नॉर्मल हो जाता है। प्रेगनेंसी रिलेटेड कंडीशन, प्रेगनेंसी में भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्री क्लैम्सिया, जिसे हम कहते हैं प्री क्लैम्सिया। जब प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो उसे हम कहते हैं प्री क्लैम्सिया। स्लीप एपनिया सिंड्रोम, यानी इसमें क्या होता है, जब हम रात में सोते हैं तो हमारी जो ब्रीथ है वो रुक जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम हम फेस करने लगते हैं। ये क्या है, स्लीप एपनिया क्या है? इज अ कॉमन डिसऑर्डर इन विच यू हैव वन और मोर पॉजेस इन ब्रीदिंग और स्वेलो ब्रीथ वाइल यू स्लीप। जब आप सोते हो तो क्या होता है कि आपके ब्रीथ बार बार रुकने लगती है और आप को बहुत सारी समस्याएं होने लगती है। मेडिकेशन के थ्रू भी हो सकता है, रिक्रिएशनल ड्रग आप ले रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो, या आप कुछ ऐसे भी फूड है जो कि हाइपरटेंशन को बढ़ाने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ, जैसा कि हमने पहले ही बात कर लिया, और क्या क्या कॉज। अच्छी प्रकार से वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल भी आप पॉज नहीं ले रहे हैं, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से ही आपको याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बार बार रिपीटेशन वही चीज़ें आती जा रही हैं जिससे कि आपको याद हो जाएगा। अब देखते हैं कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, जो कि मैंने फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। प्राइमरी, जैसे हम इसेंशियल हाइपरटेंशन करते हैं, वो क्या है, हर समय डेवलपमेंट होता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। एक किसकी वजह से हो सकता है, जीन की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग, ओबेसिटी, जब हम बहुत ज़्यादा साल्ट इंटेक करते हैं या हाई एल्कोहल कंजप्शन करते हैं, स्ट्रेस बहुत ही कॉज को बढ़ाने का काम करता है, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और एजिंग फैक्टर्स भी हाइपरटेंशन की हो सकती है। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है, अकर्स क्विकली एंड मोर सीवियर। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो प्रॉब्लम होती है बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और सीवियर कंडीशन भी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आपकी जो ब्रीथ है सोते टाइम रुक जाती है और आपको नींद में प्रॉब्लम होने लगती है और सीवियर कंडीशन भी हो जाती है। हार्ट डिफेक्ट, हार्ट से रिलेटिव प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी से रिलेटिव जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। मेडिकेशन एंड आर इलीगल ड्रग, एड्रेनल और थायराइड कंडीशन, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब सिम्टम्स की बात करते हैं कि हमने कारण देख लिया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारी चीज़ें देख ली। अब हम बात करते हैं आखिर इससे लक्षण क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, साइन और सिम्टम क्या हैं, हम कैसे जानेंगे कि हाइपरटेंशन है।
जब हाइपरटेंशन होता है तो हम फेंटिंग हो जाते हैं, बार बार बेहोश हो जाते हैं, डिजीनेस होता है। इरेगुलर हार्ट बीट, जो आपका हार्ट बीट है जित जैसे फंक्शनिंग करनी चाहिए नॉर्मल पोजीशन में, वो वैसे फंक्शनिंग नहीं कर पाता है। वोमिटिंग, बार बार उल्टी आती है, वोमिटिंग होती है। नोजिया, नोजिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। फटीग, हमेशा थकान होने लगती है। आपका जो ब्लड प्रेशर है या तो लो हो जाएगा या तो हाई हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। इसे हम साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि ये मेजर रोल प्ले करता है हमारे वाइटल्स ऑर्गन्स है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको धीरे धीरे डैमेज करने लगता है और हमें उसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। बट पेशेंट कैन हैव फॉलोइंग सिम्टम्स, क्या क्या चीज़ें हो सकती है? ब्रीथलेसनेस, यानी कि जब वो ब्रीथ लेता है तो उससे उसमें प्रॉब्लम होने लगती है, हेडेक होगा। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नाक से खून भी आने लगता है। टिन टिनिटस, यानी कि आप उसी के कान में बार बार आवाज आने लगती है, ऐसा लगता है कि कानों में कुछ न कुछ बज रहा है। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बार बार उसे स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा। ब्लड विजन, उसे देखने में प्रॉब्लम होने लगती है, जो देखने की क्षमताएं होती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है हाइपरटेंशन में। अब देखते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं हाइपरटेंशन। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है? जब ऑक्सीजन की डिमांड और ब्लड सप्लाई की डिमांड धीरे धीरे कम होने लगती है, हमारे ब्रेन को पहुंच नहीं पाता है, तो स्ट्रोक होने लगता है। ब्लड वेसल्स डैमेज, जब ब्लड वेसल डैमेज हो गया तो उसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है? हाइपरटेंशन इज अ लीडिंग कॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, द आर्टरी नेरोविंग प्रोसेस दैट कैन रिजल्ट इन हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। जब हमारी जो आर्टरी नैरो हो गई तो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर जा नहीं पाएगा और ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई, जो कि हार्ट अटैक को लीड कर देगा या तो स्ट्रोक को बढ़ावा दे देगा। किडनी फेलियर्स, जब ब्लड वेसल डैमेज हो गया तो किडनी फेलियर तो वैसे ही होगा। विजन लॉस, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि विजन में प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हम रेटिनोपैथी कहते हैं, ये भी आपके रेटिना को धीरे धीरे डैमेज करने लगता है और जो देखने की क्षमताएं होती हैं, एबिलिटी होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। हार्ट अटैक और साथ ही साथ बोन लॉस भी होने लगता है। बोनलेस, हाई ब्लड प्रेशर में इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन योर यूरिन, जब हमारे यूरिन में कैल्शियम की मात्राएं बढ़ जाती हैं तो क्या होता है? दैट एक्सेसिव एलिमिनेशन ऑफ द कैल्शियम में लीड टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, जिससे हमारे बोन की डेंसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब हमने देख लिया कि हाइपरटेंशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। तो अब हमें बात करनी है यौगिक मैनेजमेंट क्या हो सकता है, हम योग के माध्यम से कैसे हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। यौगिक मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, जो हाइपरटेंशन है वो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें हमें पहले सटक्रिया करवानी चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखना है कि सटक्रिया काफ़ी मेजर रोल करता है इसमें। जलनेति और त्राटक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जलनेति का अभ्यास किया जा रहा है और यहाँ पे त्राटक का अभ्यास किया जा रहा है। बिल्कुल ध्यान से आप इस फ्लेम को देख रहे हो। रिड्यूसिंग द टॉक्सिक एक्युमुलेशन इन हेड एंड नेक रीजन, जितने भी टॉक्सिन होते हैं आपके हेड रीजन, नेक रीजन, यानी जो आपका हेड वाला पार्ट है, उस उससे टॉक्सिन को धीरे धीरे दूर करने लगता है। रिलैक्स एंड इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ होती है उसको रिलैक्स करता है और इम्प्रूवमेंट लाता है। उसके बाद हमें ओम चैंटिंग और प्रेयर, वो भी काफ़ी हेल्प करता है माइंड और बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए, योग प्रैक्टिस के लिए और परिस्थितियों से लड़ने के लिए। आसना, आसन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अवॉइड टू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंड आसना, हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग को नहीं करना चाहिए, इसे हमें अनदेखा करना चाहिए। इट में इंक्रीज
इंट्राथोरेसिक एंड एब्डोमिनल प्रेसिंग, जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग के अभ्यास को करते हैं, जैसे आप पादहस्तासन के अभ्यास कर रहे हो, तो क्या करता है, वहां पे प्रेशर जनरेट करने लगता है आपके एब्डोमेन पे, आपके थोरेसिक पे। जब हम बैकवर्ड बेंडिंग की भी प्रैक्टिसेस करती हैं, जैसे कि आप करते हो अर्ध चक्रासन, उस पे भी काफी प्रेशर पड़ता है आपके थोरेसिक और एब्डोमिनल रीजन पे, जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, आपके हेड रीजन पे चला जाता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आपको अवॉइड करनी चाहिए। All meditative and relaxive asanas are advisable, and some cultural type of asana like Talasana, Kati Chakrasan, ऊर्ध्व हस्तो उत्तानासन, उष्ट्रासन, गौमुखासन, वक्रासन, भुजंगासन, मत्स्यासन, शवासन, ये सारे हम आसन दे सकते हैं जो कि कल्चरेटिव आसन है और हमारे मन को धीरे धीरे शांत करती हैं। इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, टू मेंटेन द इलास्टिसिटी ऑफ टिश्यू एंड प्रिवेंट चेंज इन द ब्लड वेसल ड्यू टू द प्रेशर। इसमें क्या होता है, जो टिश्यू है उसके इलेक्ट्रिसिटी को वो क्या करता है, बढ़ा देता है, और बढ़ाने के साथ साथ जो ब्लड वेसल में जितना भी प्रेशर हुआ है उसको धीरे धीरे कम करने लगता है। टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर बाय रीसेटिंग द बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, ये क्या करता है, रेगुलेट करने लगता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया था उसको धीरे धीरे कम करने लगता है। टू इंक्रीज द एसडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है, एसडीएल का लेवल जो होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। एसडीएल क्या है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल है जो कि बहुत ही जरूरी है हमें। शीतली भ्रामरी प्राणायाम को हम दे सकते हैं उन्हें। ये क्या करते हैं, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको क्या करता है, बैलेंस कर देता है, साथ ही साथ हमारे स्ट्रेस को धीरे धीरे रिमूव कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। क्विटनेजिंग द माइंड ड्यूरिंग प्राणायामा इज वेरी बेनिफिशियल टू अ कार्डियक पेशेंट। प्राणायामा बहुत ही बेनिफिशियल होता है जो कार्डियक के पेशेंट होते हैं। रिड्यूसिंग स्ट्रेस ऑन सिंपैथेटिक नर्व्स, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से जो स्ट्रेस बढ़ा उसको धीरे धीरे कम करने लगता है। वॉशिंग अवे ऑफ फ्री रेडिकल्स बाय प्राणायाम एट सेलुलर लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेडिटेशन किस प्रकार से हेल्प करता है, मेडिटेशन और मुद्राएं भी काफी अच्छा हेल्प करती हैं हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। चक्रा मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन क्या होता है, फोकस ऑन अनाहत चक्र हेल्प्स टू हार्मोनाइज द प्राण वायु। जो चक्रा मेडिटेशन में हमें अपने हार्ट रीजन पे ध्यान देना होता है, जो कि हार्मोनाइज करता है किसे, हमारे हार्ट रीजन को। माइंड बिकम्स अल्फा स्टेट लेवल, इसमें हमारा जो माइंड है वो अल्फा लेवल स्टेज पे आ जाता है। मुद्रास लाइक ध्यान मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, हृदय मुद्रा, जिसे हम अपान वायु मुद्रा भी कहते हैं, हेल्प्स टू काम एंड रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल। ये जितनी मुद्राएं होती हैं वो क्या करती है, हमारे मन को शांत और हमारे स्ट्रेस को धीरे धीरे कम करने लगती हैं। योग निद्रा, योग निद्रा बहुत ही जरूरी होता है हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए। टू रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल क्रिएट साइकोसोमेटिक हार्मोनी, ये क्या होता है, स्ट्रेस लेवल को धीरे धीरे रिड्यूस करने लगता है, जो साइकोसोमेटिक हॉर्मोन्स होता है उसको धीरे धीरे बनाने लगता है। अवॉइड फैट रिच स्पाइसी ऑयली साल्टी फूड, हमें क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, इसमें जो बहुत ज़्यादा फैट रिच डाइट है उनको नहीं लेना है, बहुत सारी मसाले वाली चीज़ें नहीं लेनी है, ऑयली चीज़ें नहीं लेनी है, और हमें साल्ट के इंटेक को भी कम करना है। थैंक यू सो मच, आपने अपने अमूल्य समय को दिया अपने भविष्य के लिए, अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए। कृष्णास्त्र योग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपको डेली PYQ मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि यूजीसी नेट में आते रहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के। और साथ ही साथ आपको जितनी भी नोट्स होगी, हम PYQ के भी जितने नोट्स होते हैं जो हम लेक्चर की क्लासेस यहाँ पे लेते हैं, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगी।